नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और बात योगी आदित्यनाथ की सरकार की, और योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनाव जीतने के लिए कहां तक गिर सकती है उसकी बात होगी। 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों पर योगी का भविष्य निर्भर बताया जा रहा है। ये उपचुनाव अगर हारे योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जानी तय है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक और उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। पहले कंट्रोल रूम भाव को जोड़िए फटाफट। उसके बाद इस विषय पर क्या जो रिपोर्ट है, दरअसल दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट को लेकर के हमारी चर्चा आज है। और अगर इस रिपोर्ट में सच्चाई है, जिस रास्ते पर ये रिपोर्ट जाती हुई दिख रही है, उससे संकेत है कि कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बन पाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ यादव और मुसलमान मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। 10 विधानसभा क्षेत्र जहां जहां उपचुनाव हैं, उन सभी क्षेत्रों से मुरादाबाद छोड़ करके, मुरादाबाद में कुंदरकी में उपचुनाव है, उसे छोड़ करके बाकी सभी में जितने महत्वपूर्ण पद हैं, उन पर एक भी मुसलमान या यादव नियुक्त नहीं है। यहां तक कि अगर मुसलमान और यादव कहीं रहा भी तो उसे भी हटा दिया गया है। यानी उपचुनाव जीतने के लिए यादव और मुस्लिम इन दोनों की पोस्टिंग नहीं होगी फील्ड में जहां भी उपचुनाव होंगे। ये एक प्रयोग है सिर्फ भाव। भास्कर की रिपोर्ट भी बता रही है, और इसको अगर रिपोर्ट को हम समझें तो भी एकदम साफ लग रहा है कि एक प्रयोग है, जैसे अक्सर संघ प्रयोग करता रहा है। योगी आदित्यनाथ का ये प्रयोग है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो 2027 के चुनाव में ब्लॉक लेवल तक, तहसील और ब्लॉक लेवल तक हर जगह से यादव और मुसलमानों को फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया जाए। इसीलिए हमने कहा यादव और मुसलमान मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन खतरा सिर्फ इतना नहीं है। इस रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली, यादव मुस्लिम मुक्त के अलावा और चौंकाने वाली एक बात, अगर मान लिया कि गोरखपुर की जो है सदर सीट है, और सदर सीट से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया, तो वहां पर कोई भी ब्राह्मण कर्मचारी भी चुनाव से दूर रखा जाएगा। यानी ब्राह्मण भी नहीं रहेंगे कि वो कहीं ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण के साथ उनका आत्मीय संबंध न स्थापित हो जाए। तो फिर चुनाव करवाने का ड्रामा क्यों? यही कह दो हम जीत गए हैं, फूल वूल बरसा लो, योगी जी और मोदी जी की रैली करवा लो। और इसका उदाहरण आपको बता देता हूं, ये जो आखिरी वाले बात है, इसका उदाहरण जो अंबेडकर नगर में कटहरी है, लालजी वर्मा के सांसद बनने से खाली हुई, वहां पर लालजी वर्मा जो है कुर्मी समाज से थे और उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं, वो सांसद बन गए। वहां पर समाजवादी पार्टी कुर्मी को ही टिकट दे रही है, कुर्मी प्रत्याशी उतार रही है। वहां पर जितने लेखपाल थे जिनकी चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जितने लेखपाल थे उनको सबको चुनाव से दूर रखा गया है। खबर इस रिपोर्ट में यह भी है कि सारे लेखपाल अपना ये दुखड़ा बताने के लिए जो वहां के भाजपा विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं, उन तक के पास गए। उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम उपचुनाव तक तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उपचुनाव के बाद देखेंगे कि हो सकता है तुम लोग को कुछ रियायत मिल जाए। ये मतलब ये तानाशाही, जिस तानाशाही। अच्छा, दूसरी बात, एक और चौंकाने वाली बात यह है कि संगठन में कहा गया था कि संगठन की बैठक, जो समीक्षा बैठक थी, उसमें कहा गया था कि प्रशासन में समाजवादी पार्टी की मानसिकता वाले अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, और उनकी वजह से संविधान और आरक्षण खत्म होने की जो का नैरेटिव बना है, वो उस नैरेटिव को मजबूत करने का काम करते हैं। अब ये बताइए, वो तो नैरेटिव बता रहे थे, अब क्या साफ साफ नहीं दिख रहा कि संविधान खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ गए? यूपी में तो मैं तो नहीं मानता अब संविधान है। म्यूट है ये भाव, म्यूट म्यूट। हाँ। यकीनन आशीष, ये खबर जो है ये सुन्न करने वाली खबर है। ये 10 उपचुनाव के मायने नहीं है। योगी रहते नहीं रहते ये बात नहीं है। राजनीति में नेता आते हैं जाते हैं। हमने हमारे रिपोर्टिंग के दिनों से आज तक, पिछले मेरे दिल्ली के 30 साल के वक्तव्य में
मैंने विभिन्न राज्यों में कई मुख्यमंत्री आते जाते देखे, सरकारी आते जाते देखे, लेकिन संविधान के ढांचे को छेड़ने वाली बात है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी कहती है हम जाति पाति नहीं मानते, एक तरफ अपने आप को वाही वाही लुटवाती है कि हमने जाति पाति के बैरियर तोड़ के पहली बार चुनाव में प्रजातंत्र स्थापित करने की बात कर रही है। जब पहली रिपोर्ट आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये माने कि प्रशासन के बलबूते पे ही चुनाव जीते जाते हैं? क्या बीजेपी का एक मुख्य घटक प्रशासन है जिसके सहायता से, और ये ऊपर से शुरू हुआ। ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग में अपना आदमी प्लेस करना चाहता है, अपने चॉइस का आदमी प्लेस करके चुनाव आयोग को अपने अनुसार चला के सत्ता में आना चाहते हैं। और इसकी परिणति हमने देखी कि करीब करीब 4 करोड़ वोट की हेराफेरी है और करीब करीब 70 सीटों पे, 70 से 79 सीटों पे बीजेपी के जो उम्मीदवार जीत गए हैं उस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस बात को चुनाव आयोग मानेगा क्यों? वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि उनको जो लाया गया है, उनके आका ने इसीलिए लाया है कि आपको इसके लिए करना है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मनीषा बड़ी साफ होती और वो लोगों पे विश्वास होता कि जनमानस उनके साथ है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने दी हुई व्यवस्था जारी रखते, कमेटी में स्वयं रहते, विरोधी पार्टी के सबसे बड़े विरोधी पार्टी के नेता होते और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते, और ऐसा एक निष्पक्ष इंसान उस आयोग पर बैठता जो इस देश के प्रजातंत्र को जिंदा रखने का मशीन है, मैकेनिज्म है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। शुरुआत तो वहां से हुई है। अब कलेक्टर, एसपी, लेखपाल, बीडीओ, इनका प्लेसमेंट होगा। और प्लेसमेंट कैसा होगा? सबसे पहले समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सामने वहां खड़ी, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक दल, यदि हम लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें, वे अहेड ऑफ बीजेपी। अब सबसे पहले यादव और मुसलमानों को बाहर निकालो। मुसलमान तो इनको चाहिए ही नहीं किसी भी हालत में। ये तो मोहन भागवत जी को नहीं मानते। वो मोहन भागवत जी नागपुर से चिल्लाते रहे कि मुसलमान का डीएनए एक है, हमें मुसलमान भी चाहिए। ये कोई मुसलमानों को कोई मतलब नहीं होता है मुसलमानों से। इसलिए मुसलमान, हर मुसलमान बीजेपी के अनुसार गद्दार है। और गद्दारी की परिभाषा, यदि आप बीजेपी का साथ नहीं देते तो आप गद्दार हैं। बीजेपी गलत भी करे, बीजेपी का नेता व्यभिचार करे, भ्रष्टाचार करे, उस पर उंगली उठाओ तो आप गद्दार, वो सदाचार, वो देशभक्त, क्योंकि उसने भगवा चोला पहना है। ये 2014 के बाद बदला हुआ भाजपा का कैरेक्टर है। इसके वजह से उन्हें मुसलमान नेता नहीं चाहिए, मुसलमान अधिकारी नहीं चाहिए, यादव नहीं चाहिए। और यादव चाहिए ही नहीं आपको, तो ये तमाम यादवों ने अब मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश में यादव दिया, और जो लगातार डॉक्टर यादव साहब हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो लगातार यूपी में आके वोट मांगते हैं, उन्हें पूछ लेना चाहिए यादव ने कि कैसे निर्लज्ज यादव हो तुम। उत्तर प्रदेश में यादव अधिकारियों पे काज गिरती है और आप चुप रहते हैं, तो आप नकली यादव हैं? ये सवाल पूछना चाहिए। यादव गए, आपके मुसलमान गए, कुर्मी प्रत्याशी है, कुर्मी गए, तो फिर एक काम करिए, आप पूरा आईएएस आईपीएस कैडर टर्मिनेट करिए। हाँ। पूरा स्टेट कैडर टर्मिनेट करिए, एक कानून पास कीजिए, सभी लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए, और संघ की शाखा से सर्टिफाइड, बिल्कुल, वो भी गुजरात की शाखा से, सबसे पहले गुजरात की शाखा से लोग भरो, गुजरातियों को भरो। उनको यूपी की भाषा नहीं समझ में आती, कुछ कोई मतलब नहीं उसका, यूपी के संघ से निकला हुआ, क्योंकि संघ से कई निकले हुए लोग योगी और मोदी की बात नहीं मानते। तो आपको गुजरात से संघ के लोग लाने पड़ेंगे।
जिनकी एक आंख में मोदी जी और एक आंख में योगी जी, वो अमित शाह बैठते हैं। अभी अधिकारियों को तो संघ की शाखा अलाउड हो ही गई है। जब ये किया आपने तो फिर संघ की शाखा ही लगा दीजिए ऑफिस में। हाफ पैंट और वो काली टोपी, ये आप गणवेश बना दीजिए यूपी अधिकारियों का, और फिर चुनाव करवा लीजिए सर, क्योंकि वो नौटंकी तो करनी है चुनाव की एक। जो पार्टी 180 पे है टेक्निकली, वो आज इस देश पे राज कर रही है 240 बता के। ये मैं नहीं कर रहा हूं, विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े हैं जिसके ऊपर राजीव कुमार का ऑफिस चुप है, जवाबदेही नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसलिए हारी कि पूर्ण रूप से अधिकारियों ने बीजेपी को जिताया? ये समझे। लगातार यदि जीत हो रही है तो फिर ये जीत मोदी जी की नहीं है, ये संघ की विचारधारा की या भाजपा के हिंदुत्व की जीत नहीं है, ये तो अधिकारियों की जीत है जिन्होंने आपको सत्ता में बिठाया। यदि योगी आदित्यनाथ तो ठाकुर है ना, मैं तो दूसरी बात करता हूं आशीष, योगी आदित्यनाथ तो ठाकुर है। अरे ठाकुर तो सामने से लड़ते हैं, आजमा ले इस 10 चुनाव में, उपचुनाव में। आपने यदि अच्छा काम किया हो तो उस प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आपको नकारेगी। नेता एहसान फरामोश हो सकते हैं, नेता गद्दार हो सकते हैं, नेता भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, नेता व्यभिचारी हो सकते हैं, मतदाता नहीं। मतदाता तो हमेशा भोला है, वो आप व्यभिचार को भी सदाचार के रूप में परोसते हो तो स्वागत करता है बेचारा। यदि आपकी सत्ता में, आपके गवर्नेंस में, आपने जो 5 साल राज किया यूपी में, डबल इंजन की सरकार, और अभी आपको 1 साल मिला है, उसमें आपने अच्छा काम किया है तो आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है। ये जनता आपको यकीनन चुनाव जितवा के देगी। लेकिन यदि आपने जनता के साथ फरेब किया, जनता को जो वादे किए थे वो चुनावी जुमले बताए, और आपने एक सामंती राज्य चलाया, आपने जैसा मठ चलाते हैं वैसा चलाया उत्तर प्रदेश, तो फिर ये जनता कहेगी कि बाबा जी मठ में बैठना है तो आप गोरखपुर जाइए ना, आपके गद्दी पे बैठिए, हम तो वहां भी दंडवत करने आते हैं। लेकिन लखनऊ की गद्दी पे तो कम से कम एक प्रशासक बिठा दीजिए जो राज करना जानता। यदि यादव और मुसलमान अधिकारियों से आप डरते हैं तो ये महाराष्ट्र में जो आपका बुरा हाल हुआ, वहां पे क्या, वहां भी यादव और मुसलमान ही थे क्या? वहां तो पार्टी का नेतृत्व संभालने वाला ब्राह्मण था। ओबीसी आपका अध्यक्ष है, ओबीसी आपके प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आते हैं। मतलब हाइट हो गई, साइकोफेंसी की हाइट हो गई। ये उत्तर प्रदेश में संविधान, अब तो संविधान की बात करना उस रिपोर्ट में है कि ये नैरेटिव तोड़ना है कि संविधान खत्म करेंगे, यादव को हटाएंगे, मुसलमान को हटाएंगे, जहां कुर्मी होगा कुर्मी हटाएंगे, जहां ब्राह्मण होगा ब्राह्मण को हटा देंगे। बहुत वो ठीक बात कहा आपने कि संघ से ला करके, और फिर चुनाव का ड्रामा क्यों करना? इस चुनाव में आप ये संविधान, ये जो आप कह रहे हो संविधान हटाने का जो नरेशन है, ये तो संविधान हटाने के नरेशन को रेखांकित कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं, और एक और बात आप ये देखिए, जो ये 10 सीटों की जिम्मेदारी है, इन नेताओं की औकात, हैसियत इसी से पता चल जाएगी कि ये सब करना पड़ रहा है इनको। 10 सीटें हैं, 2-2 सीट की जिम्मेदारी 5 दिग्गजों को मिली है। योगी के जिम्मे है कटहरी जो अंबेडकर नगर की है, जहां से कुर्मी वाला मामला बताया, और मिल्कीपुर जहां से अवधेश पासी यानी अयोध्या की मिल्कीपुर, जहां से अवधेश पासी संसद में पहुंचे हैं। ये 2 सीटें योगी के जिम्मे हैं।
केशव मौर्य, इसके अलग भी निहितार्थ हैं, वो एक वीडियो अलग बताना पड़ेगा कि ये सब क्यों हुआ है। केशव मौर्य को 2 सीट की जिम्मेदारी मिली है, फूलपुर की और मझवा की, जो उनका क्षेत्र है, फूलपुर और मझवा। लेकिन फूलपुर में यदि कल हारते हैं तो इसका हाँ, ठिकरा केशव प्रसाद मौर्य पे। हाँ, मतलब वो ब्रजेश, मेहमान के हाथ से सांप मरवाओ। हमारे मराठी में कहावत है, पावने के हाथानी सांप मारने। मतलब घर में सांप निकल गया तो लाठी लेके अपने मेहमान को आगे कर दो। सांप मर गया तो जयराम जी की, सांप ने काट लिया तो मेहमान जाएगा। मेहमान तो जाएगा। इनने अ, फुलपुर की जिम्मे नहीं, देखिए 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ऐसी जिम्मेदारियां दी है ब्रजेश जहां पाठक को दोनों कौन सी फंस दी? सकते हैं, ब्रजेश पाठक को देखिए कौन सी दी, जो सीसा अभी मऊ और तक कभी करहल। बीजेपी जीती नहीं। सीसा मऊ करहल, करहल जहां से अखिलेश यादव की सीट वो दी है, और सीसा मऊ जो है इरफान सोलंकी की सीट, जो कानपुर की हमेशा से सीट उसी परिवार के, उनके पिताजी हाजी मुश्ताक सोलंकी, मतलब उनके वाली सीट पकड़ा दी। भूपेंद्र चौधरी को कुंदरकी और मीरापुर मिली है। और धर्मपाल सिंह सबसे सेफ, इसमें संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह है सबसे सेफ, मतलब माना जाए। एक सीट गाजियाबाद सदर की, जो हमेशा से भाजपा जीतती रही, बहुत लंबा वक्त हो गया। और खैर 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 मिला है, खैर क्या होगा देखेंगे। लेकिन ये इतने दिग्गज, इसका सीधा सा ये, इन पे भरोसा नहीं है, मतलब न देखिए मतदाताओं पे भरोसा है, न खुद पे 30 भरोसा है। बाबू चुनाव 30 जिताएंगे इनको, बाबू। 30 मंत्री, हम्म, मुख्यमंत्री हम्म, 1 महीने से मीटर डाउन है। हम हाँ, 1 महीने से सुन रहे हैं कि लगातार हम्म, मुख्यमंत्री अयोध्या जा रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है, लगातार ये 10 सीटों का प्रेशर है। बस चुनाव की देरी, चुनाव अनाउंस होना की देरी है। बीजेपी पूर्ण रूप से तैयार है। अब अधिकारियों का प्लेसमेंट, अब एक काम करिए, मशीनों का भी प्लेसमेंट करिए, हम्म, हम्म, मशीनों का भी प्लेसमेंट करिए। राजू कुमार तो बैठे ही है मदद करने के लिए, मशीनों का भी प्लेसमेंट करिए। पता करिए कि साइकिल पे दबाओ तो कमर आना चाहिए। और उसके बाद काउंटिंग में भी हेराफेरी करिए। 10 सीट पे जितने वोट गिरे उससे ज्यादा काउंट होने चाहिए, और उसके बाद अपने आप को विजेता घोषित कर लीजिए और ताली बजा के कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास जताया है, योगी जी में विश्वास जताया है, मोदी जी में विश्वास जताया है। जय श्री राम। बेसिकली ये कवायद भाव, मैं इसलिए एक इस सवाल से समझना चाहता हूं। एक उपचुनाव हुआ, मतलब एक नहीं 13, जो पहला 4 जून के बाद जो पहले उपचुनाव हुए 13 सीट के, उसमें बहुत बुरी हार मिली भाजपा को, बहुत बुरी। मतलब उत्तराखंड से लेकर के बद्री केदार से लेकर के, और सब जगह हार गए, सफाया हो गया। वो एक जो है कमलनाथ की कृपा से एक सीट मिली, उसके अलावा पूरा साफ हो गए, बिहार उत्तराखंड सब जगह से भयंकर हार मिली। क्या ये किसी भी कीमत पर जीतने की जिद, लोकतंत्र को ताक पर रखकर, संवैधानिक व्यवस्थाओं को डस्टबिन में डालकर, किसी भी हद तक जाकर के जीतने की जिद सिर्फ इसलिए है क्योंकि नैरेटिव, जिस नैरेटिव को नहीं इस रिपोर्ट में लिखा है, उस नैरेटिव पे, कि नैरेटिव गढ़ा जा सके गोदी मीडिया के जरिए, कि जो लोकसभा चुनाव की हार थी, जनता ने अपने फैसले पर पश्चाताप जताया है और भाजपा को फिर से जिताया है। हो बिल्कुल, बिल्कुल यही मैंने कहा ना तुम्हें, यही ताली बजा बजा के मोदी जी के नेतृत्व में और फिर से उत्तर प्रदेश में ये होगा। अब मेरा सवाल है कि जब पिछले 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो क्या जहां यादव और मुसलमान थे वहां सब बीजेपी हारी है? जहां समाजवादी पार्टी ने सब जिस समाज का उम्मीदवार वहां खड़ा कर दिया, वहां के अधिकारी ने उसको जितवाया है। इसके पहले 72 सीटें आई थी, तब क्या सभी यादव आपने बदल दिए थे? इसके बाद आपकी 62 सीटें आई, तब भी आपने यही किया। सवाल ये उठता है, सवाल है जनता वोट डालती, अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। अधिकारी 1% का भी टर्न आउट कर देगा तो कर देगा, इससे ज्यादा अधिकारी की औकात नहीं है। लेकिन जब जनता ही आपके खिलाफ है, आपका अयोध्या का उम्मीदवार लोकसभा का
ये कहे कि मुझे संविधान बदलना है और उस पे योगी जी चुप रहे, उस पे मोदी जी चुप रहे, उस पे शाह जी चुप रहे, तो जनता क्या समझेगी? संविधान बदल रहा है। किसने कहा था संविधान बदल रहा है? कौन से विपक्ष ने नरेशन बनाया था? कहा तो आपने था महामहिम, कहा तो हेगड़े साहब ने था, कहा तो अरुण गोविल ने था, कहा तो आपके आर्थिक सलाहकार ने था। संविधान बदलने की बात आप करें, जनता उसको सीरियसली ले तो आप कहे कि विपक्ष ने गाड़ा है ये बात। मतलब मुझे समझ के परे कितना झूठ, भगवा पहन के भी झूठ बोलते लोग। नरेशन बदलना है, आपको नरेशन नहीं बदलना है, आपको संविधान बदलना है। और उसी संविधान बदलने के लिए ये पिछले रास्ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कानून बना देना, संविधान बदलने, संविधान को ललकारना, अधिकारियों का जाति अनुसार अपॉइंटमेंट करना, प्लेसमेंट करना, चुनाव के पहले अपने अपने अधिकारियों का प्लेसमेंट करना कि जिस जाति का मैंने अधिकारी दिया, जिस जाति का बीजेपी का उम्मीदवार है उसी का अधिकारी होना, या तो मुसलमान नहीं चाहिए। ये सारा प्लेसमेंट है। ये प्लेसमेंट किस लिए? ये प्लेसमेंट इसलिए कि आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको मोदी जी के नाम पे विश्वास है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ फरेब किया, इसलिए जनता साथ नहीं देगी, इसलिए ये जुगाड़ है। आदमी जुगाड़ तब करता है जब सीधी चीजें होती नहीं। जब सीधी चीजें होती है तो जुगाड़ करने की जरूरत ही नहीं। और यादव, मुसलमान और ये कुर्मी तो कई ब्राह्मण, इनको निकाल के आप कहां से लाएंगे अधिकारी? प्रदेश में तो सभी धर्म, सभी समाज के लोग हैं प्रशासन में। तो क्या चुनाव के समय आप एक एक आईएएस अधिकारी को 3-3 जिले का कलेक्टर बनाएंगे? सवाल ये। कुल मिला करके इस चर्चा का अंत अभी करते हैं। बस हम तथ्यों पर बताना चाह रहे थे और इसका निष्कर्ष एक है, और ये जनता के लिए निष्कर्ष है जो आखिर में हम बता रहे हैं। ये जो मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इनको आप पर भरोसा नहीं है, बस इतना मान लीजिए, और कुछ नहीं। बस आप पर भरोसा नहीं है, इनको भरोसा है बाबुओं पर। इनकी सरकार बाबू बनवाएंगे आप नहीं। हाँ। सबसे बड़ा बाबू राजीव कुमार, हाँ, उस पे विश्वास है। हाँ। फिर ठाकुरों पे विश्वास है, लेकिन सपा ने ठाकुर दिया तो फिर वहां कुर्मी चाहिए, कुर्मी दिया तो वहां ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण दिया तो वहां कुशवा चाहिए। ये जातियों के अनुसार ये गोटियां फिट करते हैं। ये चुनाव लड़ने का योगी आदित्यनाथ का नया तरीका है, नया तरीका। तो विभाजन क्या योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के मठ में भी यादवों को, मुसलमानों को बहिष्कृत करेंगे, एंट्री बंद करेंगे? सवाल ये है आज अहम सवाल। जिस गोरखनाथ की पीठ की स्थापना करने के लिए मुसलमानों ने जमीन दी होगी, उन्हें कभी सोचा नहीं था कि बाबा गोरखनाथ, जिसके संप्रदाय में सभी धर्म जाति के लोग लाइन लगा के जाते, जहां धर्म भेद और जाति भेद तो है ही नहीं, उसके पीठाधीश ऐसा भी काम करेंगे, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान की कमेटी की अध्यक्षता करते हुए कभी नहीं सोचा था कि अमृत काल में इस देश के ऐसे भी नेता आएंगे जो अधिकारियों की भी जाति पूछे। सवाल ये नया प्रयोग है, ये प्रयोग विफल होगा या नहीं होगा ये आपकी जिम्मेदारी है। ये प्रयोग सफल हुआ, ये प्रयोग सफल हुआ तो विद्वेष का, विभाजन का नंगा नाच होगा, चुनाव का नाटक होगा, ढोंग होगा, ढकोसला होगा।
इस देश की सरकार बाबू बनाएंगे और गिने चुने नेता इस देश पर लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी करेंगे, तानाशाही करेंगे। ये तय मानिए, सावधान हो जाइए। अभी भी वक्त है कि ये नीतियां जो प्रयोग है, अभी भी इस लय में प्रयोग अगर कोई बंद करवा सकता है तो इस देश की जनता बंद करवा सकती है। 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव है, वहां के लोग इस प्रयोग को बंद करवा सकते हैं। इस प्रयोग को शुरुआती दौर में ही फेल कर सकते हैं। अगर फेल नहीं हुआ, सफल हुआ, तो फिर भुगतना हम सबको होगा, जैसे एक एक कड़ी, एक एक स्टेप पर भुगतते जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे आजादी के जश्न के साथ 15 अगस्त पर, कल दोपहर भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। इजाजत दीजिए, आजादी के जश्न में अब से ही शरीक हो जाइए। नमस्कार।